कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने अंग्रेजों की भारत में सोशल एवं कल्चरल पॉलिसी के विषय में जानने की कोशिश करी थी और उनके समय समय पर जो परिवर्तन आया उसको जानने की कोशिश करी थी। और उसमें हमने देखा कि उनके द्वारा सती प्रथा की समाप्ति, उनके द्वारा दास प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, शारदा एक्ट, महिला को पति की संपत्ति में हिस्सेदारी, शिशु वध हत्या की समाप्ति, नवजात शिशु की हत्या की समाप्ति मतलब वध अपराध की श्रेणी में लाना, ये सब उनके द्वारा किया गया। शिक्षा में सुधार उनके द्वारा किया गया। पर मैंने आपको बताया था कि शिक्षा को हम एक अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके लिए एक अलग से लेक्चर रखेंगे ताकि शिक्षा के महत्व को आप जान सके कि अंग्रेजों के समय में क्या शिक्षा का विकास हुआ। क्योंकि ये हमेशा प्रश्न वर्तमान की इसमें भी पूछा जाता है कि वर्तमान में शिक्षा को कैसा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो पॉलिसी बनाते समय में कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर की दृष्टि से कहीं ना कहीं ओझिल होते जाता है। और यही कारण है कि वर्तमान में शिक्षा को एक मूर्त रूप देने की कोशिश अभी तक के अच्छे से नहीं की जा सकी। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर लगातार डिग्रीधारी व्यक्ति लगातार बनते जा रहे हैं और इसलिए वर्तमान में भी यूपीएससी इन दशाओं को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछने की कोशिश करता है। तो क्यों ना हम पूरे के पूरे शिक्षा को हम पढ़े, ना केवल ब्रिटिश के समय के शिक्षा के विकास को पढ़े बल्कि प्राचीन काल मध्यकाल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद में ब्रिटिश काल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाने लगी, ब्रिटिश काल को थोड़ा सा ज्यादा जोर देकर पढ़ेंगे और भारत की आजादी के बाद में शिक्षा का क्या हाल रहा, किस प्रकार से ध्यान दिया गया, हम उसे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो हम 3 भागों में बांट लेते हैं। प्राचीन मध्यकाल 1 भाग, ब्रिटिश काल 2 भाग, भारत की आजादी 3 भाग। ब्रिटिश काल को हम ज्यादा जोर देकर पढ़ेंगे। भारत के प्राचीन भारत में यदि हम देखें शिक्षा का विकास, तो उस समय में संस्कृत को ज्यादा महत्व दिया जाता था और प्राय जो शिक्षा होती थी वो ऊंचे वर्गों के लिए ही होती थी और ऊंचे वर्गों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा को दिया जाता था। और ऊंचे वर्गों को ध्यान में रखकर जब शिक्षा दी जाती थी तो उसमें संस्कृत का महत्व ज्यादा था। संस्कृत का महत्व ज्यादा और अन्य भाषाएं भी थी, परंतु संस्कृत ज्यादा मान्य थी। उसमें कर्म की बातें बोली जाती थी, मोक्ष की बातें बोली जाती थी और शिक्षा सीमित अर्थों में लिए हुई थी। वहां पर व्यवहारिक शिक्षा का ज्यादा प्रचलन था। मध्यकाल में मुसलमानों के आगमन के बाद में जो शिक्षा का माध्यम रहा वो हमें संस्कृत से हटकर फारसी में दिखाई देने लगा। उस शिक्षा को हिंदू भी ग्रहण करते थे, उस शिक्षा को मुस्लिम भी ग्रहण करते थे और शिक्षा का अच्छा खासा विकास रहा। नवीनता पर बल दिया गया जिस प्रकार से प्राचीन काल में दिया गया, क्योंकि प्राचीन काल में की शिक्षा के आधार पर हम ये कह सकते कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर जैसे कई विद्वान जिन्होंने भारत में गणित के मामले में, ज्योतिष के मामले में, चिकित्सा के माध्यम में कई झंडे गाड़े। तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ जिस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ वैसे मध्यकाल में भी हुआ। मध्यकाल में भी शिक्षा रहे, परंतु माध्यम जो था वो क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर वो फारसी भाषा में आया। पर जैसे ही मुगलों का पतन हुआ तो मुगलों के पतन के बाद में शिक्षा निजी हाथों में आ गई और लगातार छोटे छोटे राज्य बनने के कारण छोटे छोटे राज्यों का केवल इस बात पर अपना ध्यान रहा कि किस प्रकार से अपने राज्य को स्थिर रखा जाए, किस प्रकार से अपने राज्य को बचाया जा सके। उनका ध्यान कभी शिक्षा की ओर गया ही नहीं और यही कारण रहा कि मुगल सत्ता की जब समाप्ति हुई 1707 में औरंगजेब के बाद में, तो धीरे 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 शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाना सत्ता के माध्यम से कम हुआ, जिसके कारण निजी हाथों में शिक्षा चली गई और निजी हाथों में जब शिक्षा चली गई तो शिक्षा का स्तर जो था वो धीरे 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 डिक्लाइन होते चले गए, धीरे धीरे कम होते चले गए। उसी के बाद 1757 आया, 1764 बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद में जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने लगी तो ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के बाद हमें ये दिखाई देने लगा कि भैया प्रारंभ में इन्होंने
शिक्षा के ऊपर जो ध्यान दिया वो ज्यादा नहीं था। उनका उद्देश्य केवल ये था कि किस प्रकार से हम भारतीय भाषा को सीखें और भारतीय भाषा को सीखकर अपने व्यापारिक हित को पूरा कर सकें। परंतु कुछ ऐसे भारतीय शिक्षा को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु व्यक्ति भी थे जो भारतीय शिक्षा को बढ़ाना भी चाहते थे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग, जैसे विलियम जोन्स, जैसे कई सारे लोग ये चाहते थे। और यही कारण रहा कि ये भारतीय शिक्षा को और अधिक बढ़ाने के कारण इन्होंने कई सारे कॉलेजेस की स्थापना भी की, जैसे कलकत्ता मदरसा, आपको सबको पता है 1781 में इसकी स्थापना की गई वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। पर अंग्रेजों के समय जो शिक्षा का विकास हुआ वो विकास 1813 के बाद में प्रॉपर रूप में दिखाई देने लगा। इसका प्रमुख कारण था कि अंग्रेज अपना धीरे धीरे खर्च कम करना चाहते थे और खर्च कम करने के साथ में वो धीरे धीरे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करना चाहते थे और साथ में कंपनी अपने अच्छे चरित्र को ब्रिटेन में दिखाना चाहती थी। इन 3-4 कारणों की वजह से 1813 के चार्टर अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च करने की बात पर जोर दिया गया। और कितना पैसा खर्च करने की बात पर जोर दिया गया? प्रति वर्ष 1 लाख रुपए पर खर्च करने की शुरुआत हुई 1823 से। कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कोई भी पता नहीं। इसी दौरान एक गवर्नर जनरल का आगमन हुआ जो पहला भारत का गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था विलियम बेंटिंग। और ये उपयोगितावादी विचारधारा का समर्थक था। ये अधिक से अधिक जनता के सुख को ध्यान में रखकर कानून बनाने के समर्थक था और ये जनता के सुख को ध्यान में रखकर शासन करने के समर्थक था। और यही कारण रहा कि वो भारत में आकर भारतीय जनता के हितों के लिए काम करना चाहता था। और इसी दौरान उसका ध्यान भारतीय शिक्षा पर गया और भारतीय शिक्षा पर गया तो उसी समय में इसकी कार्यकारिणी में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था मैकाले। मैकाले भी शिक्षा का समर्थक था और उसकी भी इच्छा थी कि भैया शिक्षा का विकास भारत में हो। परंतु एक और धड़ा था जो वो भी मतलब एक और पक्ष था जिसका समर्थक प्रिंसेप साहब कर रहे थे और वो भी चाहता था कि भारत में शिक्षा का विकास हो। पर 2 बिंदुओं पर शिक्षा के विकास की बात कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई। पहला बिंदु, शिक्षा का माध्यम क्या हो। दूसरा बिंदु, पहला बिंदु समझ में आया, शिक्षा का माध्यम क्या हो। दूसरा बिंदु, शिक्षा किसकी दी जाए, आधुनिक शिक्षा दी जाए या साहित्यिक शिक्षा दी जाए। तो पहले बिंदु पर जब बात हुई कि शिक्षा का माध्यम क्या हो तो प्रिंसेप साहब ने कहा कि भैया भारतीय लोग हैं और भारतीय लोगों को अपनी भाषा बहुत तक अधिक समझ में आती, तो क्यों ना हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ जो विभिन्न प्रकार की यूरोपीय भाषा में लिखे उनका अनुवाद करवा दो और इनको शिक्षा दे दो। तो इनको जब लाभ होगा तो हमें भी लाभ होगा। ये शिक्षित होंगे तो स्वाभाविक रूप से इनका रहन सहन बदलेगा, तो ये लोग भारतीय वस्तु की जगह पर इंग्लैंड की वस्तु को खरीदेंगे। ये किसने कहा? प्रिंसेप साहब, जो हिंदी भाषा के जो भारतीय भाषा के समर्थक थे। उसकी जगह पर मैकाले आए जो दूसरा पक्ष था, जिनका कहना था कि हमें शिक्षा जो देनी चाहिए वो अंग्रेजी भाषा में देनी चाहिए, यूरोपीय भाषा में देनी चाहिए। और इसके विषय में उन्होंने एक कथन कहा कि इंग्लैंड के पुस्तकालय में रखी गई एक अलमारी की पुस्तक के खाने का मूल्य पूरे के पूरे भारत और अरब के पुस्तकालय से कई गुना ज्यादा है। और इसको बताते हुए उन्होंने उस समय के भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के सामने अपना एक मसौदा रखा और मसौदा को अप्रूवल दिया और अप्रूवल देने के बाद में ये निर्धारित हो गया कि भारत में जो शिक्षा दी जाएगी उसका माध्यम जो होगा वो क्या होगा? अंग्रेजी। और जब अंग्रेजी माध्यम होगा ये हो गया तो अब बात में आई कि हमें शिक्षा कौन सी दी जानी चाहिए, साहित्यिक शिक्षा देनी चाहिए कि वैज्ञानिक शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पर वो बहुत सतर्क हो गए। उन्हें लगने लगा कि भैया अगर इनको हम वैज्ञानिक शिक्षा देंगे तो स्वाभाविक रूप से ये अनुसंधान करेंगे और अनुसंधान जब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये कम
कीमत पर कई सारी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ेंगे और औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़कर अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। जब इनमें आत्मबल आ जाएगा तो भारत में हमें टिकने नहीं देंगे। और यही कारण रहा कि उन्होंने कहा कि इनको वैज्ञानिक शिक्षा मत दो, इन्हें प्रेम प्रसंगों के बारे में बताओ, इन्हें जूलियस सीजर के बारे में बताओ, इनको इसी बारे में बताओ, मतलब साहित्यिक शिक्षा दो। ये निर्धारित हो गया। इसके बाद में निर्धारित हो जाने के बाद में 1835 के करीब करीब निर्धारित हो जाने के बाद में फिर डलहौजी का आगमन हुआ। और डलहौजी के आगमन के बाद में हमें दिखाई देने लगा कि उस समय के एक प्रमुख व्यक्ति, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो सीओडी का थे, उसके प्रमुख वुड के अध्यक्षता में एक मसौदा शिक्षा का तैयार किया गया, जिसको इतिहास में, भारतीय इतिहास में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसका नाम था वुड डिस्पैच 1854 में। इसके बाद में समय समय पर सरकार के द्वारा कई सारे अधिनियमों को लाया गया। तो मेरी इच्छा है कि आज हमने एक बैकग्राउंड को पढ़ लिया और एक बैकग्राउंड को पढ़कर हमने एक बात को समझ में आ गए कि प्राचीन काल में भारत में जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। उसमें वैज्ञानिक तत्व भी थे, उसमें साहित्यिक तत्व भी थे, दोनों तत्वों का समावेशन था। मध्यकाल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका माध्यम फारसी होता था, जो व्यावसायिक रूप से रहती थी, और उसके अलावा जो हिंदू लोग अपनी शिक्षा देना चाहते थे वो अपने माध्यम से भी अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते थे। पर मुगल काल के समापन के बाद में शिक्षा में गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद में 1853 के करीब करीब फिर उठान शुरू हुआ अंग्रेजों के समय में। पर माध्यम क्या था, कौन सी शिक्षा थी, इसके बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी। मैं शिक्षा को ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है और इससे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि यही शिक्षा आगे भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बने। इसलिए मेरी इच्छा है कि हम एक और पार्ट बनाते हैं इसका, और 1854 जो वुड डिस्पैच था वहां से शुरू करते हैं, 1882 हंटर आयोग करते हैं, रेले आयोग करते हैं, 1902 सेडर आयोग करते हैं, इंचपेक आयोग करते हैं। इन सब आयोग को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद में हम इसके लिए अगला लेक्चर आपके सामने कल प्रस्तुत करें, ताकि आप लोग उसके लिए अलग से प्रिपेयर हो सके। तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? चलो आज का प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए सबसे पहले प्रावधान किस चार्टर अधिनियम में किया गया? दूसरा, भारत में जब मैकाले के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी, उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तीसरा, वुड डिस्पैच किस वर्ष लाया गया? धन्यवाद।